अगर मेरे जैसे लोग अगर हम नर्सरी में जाते हैं तो हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है बिफोर चूजिंग अ प्लांट? एक आदमी को जीने के लिए जो ऑक्सीजन लगता है उसके लिए एक मैच्योर ट्री लगता है। अपने इंडिया में वो एग्जैक्टली उल्टा रेशो है। कोरोना का सिचुएशन चल रहा है। वैक्सीनेशन मिलने तक आपकी बॉडी सस्टेनेबल गवर्नमेंट प्लांटेशन स्कीम में लगाते हैं, उसका एनवायरनमेंट को कोई फायदा होता नहीं। और जो अपना खून चूसते हैं ऑल आर फीमेल मस्क। तो अगर इस प्रोफेशन को कहीं चूज करना है तो हमें ये भी देखना होगा कि अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। एटलीस्ट 5 to 10 लाख जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड अच्छा है वो इस ब्रांच में अच्छी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। ऐसी और भी कोई एक्टिविटीज है बच्चों के लिए? और ये जो नोशन है लोगों में कि इंडोर प्लांट्स को लाइट लगती नहीं है, ये गलत नोशन। हम लोग नर्सरी से प्लांट लेके आए, वहाँ पे तो काफी सारे फूल थे और फिर घर में आने के बाद फूल आना ही बंद हो गया। ये नॉर्मली लोगों की क्या आदत है कि तो आपको 100-150 मिलेगा, वही गमले में खरीदोगे तो 350-400 तक जाएगा। तो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स इन द सेंस मुंबई में जो बेकार लोग हैं उसमें से बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स वगैरह होते हैं। लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के लिए ऐसे आर्टिकल्स आते रहते, उससे आप 2 इंच की जगह छोड़ दीजिए। लोग लाइक वेजिटेबल गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, उसकी थोड़ी बहुत डेकोरेटिव या तो एस्थेटिक वैल्यू भी हो एज अ होम डेकोर आइटम। ट्यूब में बॉटल को इंसर्ट करके रख दीजिए। इनफैक्ट थोड़ा सा मतलब इन्वेस्टमेंट करके घर में ऐसे कुछ पानी के सिस्टम्स भी लगाते हैं। तो गिफ्टिंग अ सीड और अ प्लांट इज अ पार्ट ऑफ माइंडफुल गिफ्टिंग। अच्छा, तो 9:30 और 3:30 के बीच में प्लांट्स को पानी नहीं देना है। वर्टिकल गार्डन अपने घर में रखना एक Hey guys, welcome to my channel and great to see you for my second podcast of Nifty News। मेरा जो फर्स्ट पॉडकास्ट पब्लिश हुआ था तब वहाँ पर मैंने इनवाइट किया था डॉक्टर एतिशा को, जहाँ पर ऑडियंस ने ये नोटिस किया कि हमने काफ़ी सारी बातें की अपने प्रोफेशन की रिलेटेड। ऑडियंस को बेसिकली क्वेश्चन ये रहा कि इन पूरे जितने भी मेरे वीलॉग्स है उसमें कहीं पे भी मैंने अपने एक्चुअल प्रोफेशन के बारे में कोई बात नहीं की। तो मैंने सोचा ठीक है, आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम। ऑडियंस को पूरा हक है जानने का मेरी थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। एज यू ऑल नो, माय नेम इज नमिता राजपूत। शादी के पहले मेरा नाम था नमिता सावंत। सो इन शॉर्ट, आई एम अ मराठा, नाउ अ पंजाबी। रही बात प्रोफेशन की, सो आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया विद SRL रैंबैक्सी, जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड अ क्लिनिकल रिसर्चर। उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग। आई वर्क विद मेनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि TCS हो गया, कॉग्निजेंट, मैक्स नीमेंस, सीनियर्स हेल्थ और मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी नोवार्टिस। सो ऑल इन ऑल आई एम अ क्लिनिकल रिसर्चर। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्लिनिकल रिसर्चर से मैं अब बन चुकी हूँ यूट्यूबर, ये कैसे हुआ, इसके पीछे रीजंस क्या थे, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा फर्स्ट वीडियो ऑफ चूजिंग हैप्पीनेस। तो ये थी सारी बातें मेरे बारे में। अब बात करती हूँ अपने आज के पॉडकास्ट के बारे में। अपने आज के पॉडकास्ट के लिए मैंने इनवाइट किया है नीलकंठ अंबे, जो है एक लैंडस्केप हॉर्टिकल्चरिस्ट। उनका 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया है प्रोजेक्ट्स फॉर BMC, गोदरेज, रहेजा, ऑर्किड होटल एंड मेनी सच रियल एस्टेट कंपनीज। अभी वो कंसल्टेंसी भी देते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। कोरोना की इस सिचुएशन में हम सबको काफी सीख दी है, स्पेशली सबके आंखें खुली है एनवायरनमेंट को लेकर, अपनी खुद की हेल्थ को लेकर, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। और आज के इस पॉडकास्ट में मेरा एम यही होगा नीलकंठ के साथ डिस्कस करने का कि कैसे प्लांट या तो एनवायरनमेंट हमारी जो हेल्थ होती है, जिसे हम होलिस्टिक वेलनेस या तो होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, किस तरीके से उसे इम्पैक्ट करती है। तो एक तरीके से ये होगा एक बेबी स्टेप टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, बेटर लाइफ एंड फॉर आवर सेफ जनरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय नीलकंठ, हाउ आर यू? वेरी फाइन। आपके बैकग्राउंड में मुझे एक्चुअली काफी सारे प्लांट्स नजर आ रहे हैं। ये मतलब आपके होम डेकोर के हैं और यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर योर प्रोजेक्ट? ये मेरे खुद के पर्सनल प्लांट्स है। ओके। ऑनलाइन मंगाए हैं मैंने ये। अच्छा। और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं कि इनको कैसे ग्रो किया जा सकता है। अच्छा, तो उनके नाम क्या है उन प्लांट्स के? काफी डेकोरेटिव लग रहे हैं। बेसिकली ये ऑर्किड्स है। Okay. मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। रियली क्यूरियस टू नो कि मतलब ये जब ग्रो होंगे तो एक्चुअली कैसे नजर आएंगे।
Do keep me posted. Definitely, time to time. All right. So first and the foremost, Neelkanth, thanks for your time today. I understand कि बहुत ही short notice पे सब कुछ हुआ, but I'm really like glad that you could make it. I think we can start off with the podcast now. तो just आपको एक general idea दे देती हूँ. मैंने थोड़ी बहुत आपके बारे में already introduction दे दिया है अपने viewers को. In fact, not just in my YouTube video. यहाँ पर मैंने आपका introduction मेरे जितने social media platforms है, जैसे कि Facebook हो गया, Instagram account हो गया, वहां पर भी मैंने आपके काफी इंट्रोडक्शन दिए हैं. एंड इनफैक्ट आई हैव टू से दैट यू आर ऑलरेडी क्वाइट पॉपुलर बिकॉज यू वोंट बिलीव कि मुझे ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चंस आए हैं ऑडियंस से आपके लिए. सो यू विल हैव टू कीप पेशेंस एंड आई एम ग्लैड कि ये क्वेश्चंस मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ बिकॉज दैट वे जितने भी ऑडियंस को जो भी कोई डाउट्स होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे. ठीक है. तो मैंने जैसे कि कहा कि मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी खुद आपकी तरफ से और आपके बारे में कुछ बताओ. मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम योर एजुकेशन से लेकर अभी तक ऐसा कुछ एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट योरसेल्फ. बेसिकली मैंने ये देखा है कि इस प्रोफेशन में बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि इस प्रोफेशन में टच स्क्रीन जैसा चीज नहीं रहता है कि बस एक बटन दबा दिया एंड यू गेट द रिजल्ट्स. यू नीड सम पेशेंस एंड यू नीड सम पैशन फॉर दैट. सो बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी मेरे बचपन में कि अभी आजकल की तरह ये कोरोना की तरह हम लोग कहीं जा नहीं सकते कोरोना के ये माहौल में. तो बचपन में तो हम लोग मामा के गांव जाते थे टिपिकली समर वेकेशन में साउथ कोकण में. तो वहाँ पे मामाच्या गावाला जाऊया. सो टिपिकली हम लोग गांव में जंगल में घूमते थे, खेतों में घूमते थे, भैंसों को चराते थे और कीचड़ में हाथ डालना, गोबर में हाथ डालना ये कोई ये नहीं, मतलब nobody used to oppose that because it was a natural thing in किसी भी गांव में. आप अगर गोबर में मिट्टी में काम करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मामा के साथ जंगल में घूमता था तो मामा के साथ थोड़े थोड़े प्लांट्स आइडेंटिफाई करना सीख गया. मामा मेरे खुद एक छुपे हुए आयुर्वेदिक वैद्य थे, मतलब दवाई देते थे लेकिन नाम नहीं बताते थे. ओके. तो हर बार जब हम छुट्टियां मना के वहां से गांव से मुंबई आते थे तो हम हमारे साथ कुछ आम भी लेके आते थे और कुछ फ्लावरिंग वाले प्लांट्स भी, थोड़े से उसके प्लांट्स हो या बीज हो या उसकी टहनी हो, हम लोग लेके आते थे. यहाँ मुंबई में हमारे घर में, घर के बाहर हम लोग उसको बढ़ाते थे. उसमें मेरी मम्मी भी हेल्प करती. तो ये करते करते फिर एजुकेशन भी मैंने उसी तरह का चुना और फिर करियर भी उसी तरह का चुना. तो बेसिकली एजुकेशन, पैशन एंड करियर तीनों एक ही चीज में रखे हो. दैट्स रियली नाइस. इनफैक्ट तो इस तरीके से आपको इंस्पिरेशन मिला दैट यू शुड एक्चुअली परस्यू योर करियर इन हॉर्टिकल्चर, राइट? यस. व्हाट इज एजुकेशनल बैकग्राउंड? एजुकेशन मैंने बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. उसमें एक फील्ड होता है टैक्सोनॉमी, जिसमें हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करते हैं. तो अगर हमको किसी पर्सन के बारे में जानना है तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी हमको पता होना चाहिए, तो हम लोग उसको ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं. तो उसी तरह से प्लांट्स को हम लोग अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो ही उसको क्या खाने को चाहिए, उसको पानी कितना चाहिए, लाइट कितना चाहिए, वो सब हम लोग जान सकते हैं. तो बेसिकली वो मैंने पढ़ाई की कि प्लांट्स को पहले पहचाना कैसे जाए. बचपन से कहीं ना कहीं आपके पास एक इंस्पिरेशन था जिसकी वजह से वो जो आपका जो एक पैशन था टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर वो आपका डेवलप हुआ. अब जैसे कि यंग ऑडियंस है हमारा, ठीक है, लाइक बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स हैं अभी, वो भी काफी कुछ जानना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में. तो क्या आप उनके लिए थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं कि लाइक कैसे लाइक टू डिसाइड, जैसे कि अभी एग्रीकल्चर के अंदर भी काफी सारे ब्रांचेस होते हैं, हॉर्टिकल्चर इज वन ऑफ सच ब्रांच. तो कैसे डिसाइड करें कि हॉर्टिकल्चर के लिए जाना चाहिए या किसी और ब्रांच के लिए जाना चाहिए? हाउ टू एक्चुअली डिसाइड टू चूज दैट पर्टिकुलर ब्रांच? बेसिकली मैं हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ. वो पार्ट जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप है, इंग्लिश में है थोड़ा सा. तो हॉर्टिकल्चर इज अ साइंस एंड आर्ट व्हिच इंक्लूड्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड यूज ऑफ हाई वैल्यू इंटेंसिवली कल्टिवेटेड फूड एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन अ क्लियरली कन्फाइंड स्पेस. मतलब एक क्लियरली कन्फाइंड स्पेस में हो. एग्रीकल्चर में बाउंड्रीज थोड़े से कन्फाइंड नहीं होते, लेकिन हॉर्टिकल्चर के लिए अपने को एक कन्फाइंड स्पेस चुननी पड़े. इसमें 9 अलग अलग ब्रांचेस हैं. तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या अपने पास क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम लोग चूज कर सकते हैं. पहला ब्रांच है पोमोलॉजी, इसमें फ्रूट प्लांट्स का कल्टीवेशन होता है. दूसरा है ओलेरिकल्चर, जिसमें वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन होता है. तीसरा है फ्लोरिकल्चर,
जिसमें कमर्शियल फ्लावर्स का ग्रोथ हम लोग करते हैं। चौथा है प्लांटेशन क्रॉप्स जो है, जिसमें कमर्शियल क्रॉप्स को सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे कोकोनट है, रबर है, कॉफी है, टी है। उसके बाद आता है स्पाइसेस क्रॉप्स, मतलब जो मसाला है जैसे लौंग है, इलायची है, इसका कैसे कल्टीवेशन किया जाए। उसके बाद आता है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मतलब औषधि युक्त प्लांट्स और जिसके पत्तों में खुशबू आती है, ऐसे वाले प्लांट्स। उसके बाद आता है सातवां ब्रांच पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब हम लोग जब हार्वेस्टिंग करते हैं किसी भी अनाज का, उसके बाद उसको किस तरह से ट्रीट करके कस्टमर तक पहुंचाना है, उसकी टेक्नोलॉजी एक 7th ब्रांच है। इसमें इस 7th ब्रांच में हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल थिंग्स, इसका 50-50 योगदान होता है। तो जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड अच्छा है वो इस ब्रांच में अच्छी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्लांट प्रोपोगेशन मतलब एक प्लांट से आपको बहुत सारे प्लांट्स कैसे बनाना है। तो जिसको नर्सरी इंडस्ट्री में जाना है, अपना कुछ बनाना है, अलग से बनाना है, पहचान बनानी, तो प्लांट प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और 9th ब्रांच है जिसके बारे में हम लोग आज बोल रहे हैं, वो है लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर में हम लोग बेसिकली किसी भी एक जो एरिया होता है, मतलब जैसा आप एक घर लो या कोई फैक्ट्री लो, कोई ऑफिस हो, उसका जो प्रीमाइसेस है उसमें आप प्लांट्स का यूटिलाइजेशन करके और बाकी सारी चीजों का यूटिलाइजेशन करके जो ब्यूटिफिकेशन करते हो, उसको हम लोग लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। तो अभी जैसे कि आपने बातों बातों में बताया कि लाइक अगर इस प्रोफेशन को कहीं चूज करना है तो हमें ये भी देखना होगा कि अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। सो व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबल रिसोर्स, मतलब ये फिनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड है या किसी और चीज से? फिनेंशियल ज्यादा है, मतलब आपके पास स्पेस कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ओके, ये सब जो है। अच्छा, सो तकरीबन मतलब कितना होना चाहिए, लाइक अगर आप फिगर्स में बता सके तो तकरीबन कितना फिनेंशियल रिसोर्सेज होना चाहिए? टू स्टार्ट विद एटलीस्ट 5 to 10 lakhs तो होना चाहिए। 5 to 10 लाख, मतलब एक तरीके से एक्सपेंसिव डिग्री हो गई फिर तो। नहीं, बेसिकली कैसे है कि आप इसकी शुरुआत अगर स्कूल कॉलेज में ही कर ले, मतलब लेट पार्ट ऑफ स्कूल और अर्ली पार्ट ऑफ कॉलेज शुरू करें, तो आपकी पढ़ाई के साथ आप इसका नॉलेज गेन करते जाओगे, एक्सपेरिमेंट करते जाओगे। तो एक बार आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपीरियंस मिल गया तो आपको फिर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ डेटा तो रहेगा, जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हो कि ये मेरे रिजल्ट है, ये मैंने किया है, तो इसी चीज को मैं और 50 गुना या 100 गुना करना है। ओके, सो आपको क्या लगता है आपका ये जो प्रोफेशन है बेसिकली हाउ फिजिकली चैलेंजिंग इट इज? इट इज नॉट दैट मच फिजिकली चैलेंजिंग। इसमें सिर्फ इतना है कि आपको एक जगह पे बैठ के आप रिजल्ट नहीं पा सकते। आपने एक किसी असिस्टेंट को रख लिया और उसको बैठे बैठे ऑर्डर दे दिए तो ये काम नहीं हो पाता। आपको आपका जो भी प्लांट्स है उसको दिन में एक बार तो जाके देखना पड़ता है कि उनकी हालत क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू यू हैव टू प्लान। राइट। तो अभी जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लाइक यू टोल्ड कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो आपने जैसे कहा कि बचपन से आपको इंस्पिरेशन मिली थी, एंड बीच में कहीं आपने एक बात बताई थी अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स। तो अभी जैसे कि कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, ऑलरेडी वेरी स्ट्रेसफुल, तो आपको क्या लगता है कि बेसिकली ऐसे जो कुछ आयुर्वेदिक प्लांट्स है, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हेल्प कर सके? बेसिकली वायरस जो होते हैं, वायरस के लिए कोई डायरेक्ट दवा नहीं होती है। वायरस के लिए जो भी हमको मिलता है, वो जो भी हमको इंजेक्शन के थ्रू जो भी मिलता है, वो ऐसी चीज रहती है जिससे अपने बॉडी में एंटीबॉडी, तो ये तो एक हो गया, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, मतलब आपकी एंटीबॉडीज बनाने के लिए आपके शरीर को वो स्ट्रॉन्ग बना। अगर कोरोना का वायरस आता है तो आपके बॉडी में वो ताकत होगी, चीज तो है, लेकिन जब आप ऐसे कंडीशन में हो कि आप वैक्सीनेशन अब तक ले नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जो वायरस अटैक हो तो वैक्सीनेशन मिलने तक आपकी बॉडी सस्टेन कर। तो इसके लिए ये जो अलग अलग टाइप के काढ़े वगैरह जो आजकल चल रहे हैं, लोग लेते हैं, वो बेसिकली आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो डायरेक्ट कोई दवाई प्लांट्स की ऐसी नहीं है जो वायरस के साथ लड़ सके। राइट, ठीक है। तो अभी जैसे कि बात अभी चलो कोरोना की चली रही है, तो चलो उसी के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें या होलिस्टिक वेलनेस की बात करें, तो अगर आप इस पर कुछ लाइट डाल सके कि ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, दैट विल बी रियली गुड टू हियर अबाउट। इसमें एकदम अगर हम लोग बेसिक्स पे आ जाए तो हमको ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन लगता है, वो ऑक्सीजन हम लोग नेचर से लेते हैं। तो एक
आदमी को जीने के लिए जो ऑक्सीजन लगता है उसके लिए एक मैच्योर ट्री लगता है। मैच्योर ट्री मतलब एटलीस्ट एक 4 स्टोरीड बिल्डिंग के साइज का एक ट्री, G+4 साइज का एक ट्री लगता है एक आदमी के लिए, या थोड़े छोटे मतलब सेकंड फ्लोर तक के 5-6 पेड़। तो इतने पेड़ लगते हैं। तो अपने इंडिया में वो एग्जैक्टली उल्टा रेशो है। मतलब 25-30 लोगों के लिए मिलके एक पेड़ है। तो अगर हम लोग पूरे दुनिया का देखा जाए अक्रॉस द ग्लोब, हमारे इंडिया में ये ट्रीज इज टू पर्सन रेशो बहुत लो है। और जब हम लोग ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन प्लांट का एक प्लांट पे कितने लीव्स होते हैं उसका आप टोटल मिला के सरफेस एरिया देख लो और एक ट्री के लीव्स का सरफेस एरिया देख लो, तो उस हिसाब से ऑक्सीजन गिविंग प्लांट आप लगा के आप खुश रह सकते हो कि मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी कम है ये आपको पता चले। तो अभी जैसे कि आपने कहा कि एक वन मैच्योर ट्री एक्चुअली होना चाहिए फॉर वन पर्सन ऑक्सीजन के रिलेटेड। तो अगर जैसे कि बात अगर इंडोर प्लांट्स की आ गई ना, से फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर में काफी इंडोर प्लांट्स मैंने रखे हैं जो कि काफी अच्छे एयर प्यूरिफायर्स है, ऑक्सीजन हाई अमाउंट में देते हैं। आपको क्या लगता है फिर उनका रेशियो कैसा होगा? हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प? बेसिकली वो आपको एस्थेटिकली फायदा देंगे और कुछ हद तक ऑक्सीजन देंगे। कुछ हद तक मतलब अगर एक पेड़ से आपको समझ लीजिए कि 1000 किलो मिल रहा है एक पेड़ से, तो एक आपके पॉटेड प्लांट से आपको 1-2 ग्राम मिले, मतलब आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए और पॉजिटिविटी के लिए वो पॉटेड प्लांट्स ठीक है, बट यू नीड ट्रीज। यू कैन नॉट रिप्लेस द ट्रीज विद स्मॉल इंडोर प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन। वी हैव हर्ड अबाउट कि लिविंग प्लांट्स को हमेशा घर में रखना चाहिए, वो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पर वो एक्चुअली काम कैसे करता है? बेसिकली अभी हम लोग सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं, तो हम लोग काफी बार ऐसे होता है कि बहुत से लोगों से हम लोग चैटिंग करते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों के अलग अलग जो व्यूज है वो मैच नहीं होते हैं, तो लोगों के झगड़े होते हैं, फिर लोग एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं। इस तरह से एक एक चीजें बढ़ती जाती है। लेकिन प्लांट्स के बारे में ऐसा है कि वंस यू एक्सेप्ट देम एज फ्रेंड्स और उनको जो चाहिए आप दोगे, तो दे विल नेवर ब्लॉक यू, दे विल बी your friends forever. That's really a sweet thing to say. तो अभी जैसे कि आपने बताया कि लाइक ये एक मैच्योर प्लांट की जरूरत होती है। अब मैंने बीच में ये भी सुना था कि आजकल लोग काफी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं टू प्लांट ट्रीज। तो इन सारे इनिशिएटिव में जनरली कितना फाइनेंस लग जाता है एंड हु एक्चुअली डज दैट? मतलब डेफिनेटली अभी समझो अगर मुझे कल को करना है तो मैं तो एक्चुअली जाके वो मैच्योर ट्री प्लांट नहीं करूंगी, आई विल आस्क समबडी एल्स टू डू इट। तो उसमें टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? हु विल बी एबल टू डू दैट? हु शुड आई रीच आउट टू? इसमें कॉस्ट निकालने से पहले हमको रिसोर्सेस क्या चाहिए वो देखना जरूरी है। तो पहले हमको कौन सी जमीन पे लगाने हैं वो जमीन देखनी है, फिर उसके बाद उस जमीन पे हम लोग जहाँ प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो प्लांट खरीदेंगे वो प्लांट अभी जो नॉर्म्स है, मतलब ट्री प्लांटेशन के लिए जो नॉर्म्स है, तो उसके लिए हमको कम से कम 10 से 12 फुट का ट्री लगाना जरूरी है। तो वो हम लोग नॉर्मली अभी नॉर्म्स के हिसाब से हमको जो इंडियन वैरायटीज के ट्रीज है वही लगाने हैं। वेस्टर्न है जैसे गुलमोहर, पेल्टोफोरम, अकेशिया, ये जो ट्रीज टिपिकल गवर्नमेंट प्लांटेशन स्कीम में लगाते हैं उसका एनवायरनमेंट को कोई फायदा होता नहीं। तो इसके लिए हमको इंडियन वैरायटीज के ट्रीज लगाने हैं 10-12 फीट के। और फिर ये चीज है कि नॉर्मली जो लोग देखते हैं हम लोग अलग अलग एनजीओ के जो ट्री प्लांटेशन स्कीम एकदम जून का महीना शुरू हो गया तो जैसे मेंढक आ जाते हैं वैसे ये एनजीओस के प्लांटेशन ड्राइव्स हमको दिखते हैं, वो ट्रीज लगा देते हैं, लेकिन फिर जब बारिश खत्म होती है उसके बाद उन ट्रीज का कोई माए बाप नहीं रहता। सो वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट कि अपार्ट फ्रॉम द रेनी सीजन उसको वाटरिंग कौन दे। तो हम लोग जब एक ट्री लगाते हैं 10-12 फीट का तो उसको ऐसी स्टेज पे पहुंचने के लिए, मतलब जहां आपको पानी अभी देना नहीं पड़े, ऐसे स्टेज पे पहुंचने को 3 साल लगता है। तो एक ट्री आप लगाते हैं तो अगर आपको खर्चा निकालना है तो 3 साल तक का मेंटेनेंस का खर्चा जो होगा दैट विल बी इट्स बजट। फॉर एग्जांपल मुझे उन्हें प्लांट्स करना है, नेटिव प्लांट्स को, तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा अंदाजन विद मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग? इसका कोई क्राइटेरिया नहीं दे सकते क्योंकि नॉर्मली जब गवर्नमेंट स्कीम्स में ये लगाया जाता है तो आप समझ लीजिए 500 या 1000 ट्रीज के पीछे एक बंदे को छोड़ा जाता है, 1 या 2 बंदे, एक जोड़ी को छोड़ा जाता है ताकि वो उसका ट्रिमिंग हो,
उसके ट्री बेसिन में जो भी जंगल निकालना हो, जो भी वीड्स आते हैं वो निकालने हैं, तो 2 लोगों का आप कॉस्ट पकड़ लीजिए, वो हो जाता है। उसके बाद टैंकर से उसको पानी देना है। अगर आपको टैंकर से पानी देना है तो वीक में आपको कम से कम अल्टरनेट डे पानी देना है, तो आप समझ लीजिए पर वीक 3 बार पानी दिया तो महीने का हो गया आपको 12 टैंकर पानी हो गया। 12 इंटू 12 144 टैंकर्स, तो एक टैंकर का कॉस्ट उसमें ऐड कर लीजिए। तो ये सब चीजें कॉस्ट में पकड़ते हैं तो ट्री प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है। अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंटेनेंस, इट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड एनिमल्स। तो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स इन द सेंस, एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब जैसे हम लोग मुंबई में नॉर्मली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर ट्री प्लांटेशन करती है तो उसके साथ एक मेटल का ट्री गार्ड भी लगाते, तो मेटल का ट्री गार्ड जो लगाते हैं तो मुंबई में जो बेकार लोग हैं उसमें से बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो तो सोर्स ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से हमको पैसा मिले। तो ऐसे जो ट्री गार्ड्स लगाते हैं वो ट्री गार्ड्स उखाड़ के वो भंगार में बेचते हैं और उसके पैसे के थ्रू अपना ड्रग एडिक्शन कंप्लीट कर ले, बट दैट अफेक्ट्स द प्लांट्स, राइट? तो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। नाउ एवरीथिंग इज लाइक वर्क फ्रॉम होम, तो है स्कूल फ्रॉम होम भी हो गया। सो इनफैक्ट मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ कि कई बार वो टीवी के सामने या लैपटॉप के सामने वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है बिकॉज ऑफ द स्कूल एक्टिविटीज। तो मैं चाहती हूँ कि लाइक कई बार मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे घर में जो बालकनी में जो थोड़े बहुत मैंने लिविंग प्लांट्स लगाए हैं उसे वाटर कर दो, या ऐसे कोई ऐसी और भी कोई एक्टिविटीज है बच्चों के लिए विच रिगार्ड्स टू हॉर्टिकल्चर या गार्डनिंग जिसमें हम उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं, विच इज नॉट ओनली गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ बट ऑल्सो उनके लिए भी वो थोड़ा सा दूर रखेगा उन्हें गेम्स या लैपटॉप से, मोबाइल से, ऐसे एनीथिंग यू कैन सजेस्ट? बेसिकली एज अ वुमन हु वर्क्स इन किचन, आपको तो पता होगा, आप स्प्राउट्स वगैरह लाते होंगे। यस आपके खाने में स्प्राउट्स आते होंगे, तो वो स्प्राउटिंग लाने से लेके वो स्प्राउट वाले बीज जो है वो मिट्टी में लगाना, फिर उसके ग्रोथ स्टेजेस देखते हुए फिर एक छोटे साइज के गमले से बड़े साइज के गमले में उसको ट्रांसफर करना, फिर उस गमले में मिट्टी भरना, फिर वो गमले से मिट्टी बह नहीं जाए इसके लिए उसका ड्रेनेज देखना, फिर अगर वो जो आप जो स्प्राउट किया है वो अगर क्रीपर है तो आपको उस गमले को किसी सपोर्ट के पास रखना होगा, फिर जैसे क्रीपर बढ़ने लगेगी तो आपको उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। ये ऐसी हर चीज में आप उसको इन्वॉल्व कर, so right from your kitchen to balcony. Okay, like this is really quite interesting. So basically आप जो बात कर रहे हैं, is it related to succulents या propagating? Succulents तो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, बच्चों के लिए वो उतना ये नहीं है क्योंकि सक्यूलेंट्स थोड़े डेलिकेट होते हैं। तो बेसिकली जो सीड से हम लोग जो किचन में हम लोग खाने में यूज करते हैं, ऐसी जो चीजें हैं जो सीड से हम लोग बढ़ा सकते हैं, जैसे आपके मूंग हो या ऐसी कोई चीज हो, चना हो, तो ये जो चीजें हैं जिनमें थोड़े से इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि बच्चों में पेशेंस आजकल के बहुत कम होता है, तो जिसमें स्प्राउट आते हैं वो चीजें फटाफट बढ़ती है। Correct. अब सक्यूलेंट लाओगे तो 1 साल के बाद उसको फूल आएगा, तब तक बच्चा नहीं वेट करेगा। करेक्ट, और एक्चुअली काफी अच्छी चीज है, मतलब ऐसी चीज लाइक मुझे भी याद है जब मैं मतलब छोटी थी तब मुझे भी काफी पसंद आता था कि जिसे वो कहते हैं ना द सीड दैट यू सॉ, जब उसे हम ग्रो करते हुए नजर आते हैं तो वी ऑल्सो गेट कि वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट एक मिलता है। सो यू आर राइट, एक्चुअली ये एक चीज शायद बच्चों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो अभी जैसे हम बच्चों की ही ये बात कर रहे थे, अभी एक क्यूरियस क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। बेसिकली मेरे बेटे को कैक्टस बहुत पसंद है, ही सिंपली अडोर्स कैक्टस। तो मैं बीच में सोच रही थी कि लाइक घर में ऐसे कैक्टस लेकर आऊं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या वो बच्चों के लिए अच्छे रहते हैं वो प्लांट्स ऐसे? इज इट लाइक गुड फॉर देम? कोई भी प्लांट जो है अगर वो पूरी तरीके से पॉइजनस नहीं है तो बच्चों के लिए कोई भी प्लांट रखना गलत है। ओके। और नॉर्मली जो हम लोग कल्टिवेटेड कैक्टस जो यूज करते हैं, मतलब जो घर के प्लांट्स करके जो कैक्टस हम लोग यूज करते हैं उसमें ज्यादा कांटे वाटे भी नहीं होते, जो होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं। अगर लगते हैं तो भी हम लोग कुछ ना कुछ छोटा घर में बेसिक इलाज कर सकते हैं। तो कैक्टस या सक्यूलेंट कोई घर में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। अभी जैसे कि कोरोना का भी जैसे कि भी टाइम चल रहा है तो काफी लोग अभी अपना जो पैशन है जो गार्डनिंग के रिलेटेड है उसे भी परस्यू करते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे। सो व्हाट डू यू रेकमेंड कि अभी जैसे कि बिगनर लेवल के जो गार्डनर्स होते हैं जैसे मेरी जैसे कोई हो गए तो उनके लिए आप कुछ ऐसे एडवाइस या कुछ सजेशन दे सकते हैं कि कोर्स के लिए एनरोल करना पड़ेगा ऐसा कुछ? नो स्पेसिफिक कोर्स फॉर दिस। बेसिकली ये सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है।
अगर आप शुरुआत करते हो तो नॉर्मली लोगों के घर में तुलसी का झाड़ तो होता ही है, राइट। तो उसको आप स्वस्थ रख पाए तो फिर आप एक गमले के दो, दो के तीन ऐसे आप बढ़ते हुए जा तो सकते। अभी जनरली मतलब जब भी से प्लांट्स कुछ परचेस करने हो ना, तो मैं तो जनरली जो अपने रोड साइड जो नर्सरी होते हैं वहीं से लेकर आती हूँ। तो अभी मतलब कुछ साल पहले अभी मैंने अपने मतलब मुझे पीस लिली बहुत पसंद आया था, तो मैंने पीस लिली का एक पौधा लेकर आई थी घर में अच्छे से, एंड इट वाज लाइक ग्रोइंग रियली वेल। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि लाइक देयर माइट बी सर्टेन प्लांट्स जो कि पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले पुणे टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पर उन्होंने लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5-6 प्लांट्स दिए जो कि एक्चुअली पॉइजनस है पेट्स के लिए भी। तो उसमें का एक नाम पीस लिली का था। तो तब से जरा मुझे भी जरा थोड़ा सा एक सेफ्टी के रिलेटेड अपने, क्योंकि मेरे घर में पपी है तो उसकी सेफ्टी मुझे कभी कभी ऐसी लगती है कि आई डोंट नो शायद मैं उसे कहीं डेंजर जोन में तो उसे नहीं डाल रही हूँ। सो इज देयर एनीथिंग लाइक, क्योंकि मैं प्लांट को भी हटा नहीं सकती, मैं अपने पपी को भी रोक नहीं सकती एट टाइम्स, तो इज देयर समथिंग दैट आई कैन डू टू लाइक प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग नियर बाय द पॉइजनस प्लांट जो कि एक्चुअली पॉइजनस है अकॉर्डिंग टू द पुणे टाइम्स फॉर पेट्स? बेसिकली लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के लिए ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं कि कुछ तो कुछ छापने के लिए चाहिए पेपर्स में। तो बेसिकली कैसे है कि आपको ऐसे प्लांट्स जो आपको मन में शक है कि ऐसा कुछ है, तो आप पीस लिली को ऐसे हाइट पे रख दीजिए, ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ पे आपका पेट जाना बहुत मुश्किल हो या जा ही नहीं पाए। अभी के लिए तो सारे के सारे नीचे ही रखे हैं, तो इसलिए आप किसी हाइट वाली जगह पे रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना है कि पीस लिली जैसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स बहुत डेलिकेट होते हैं, तो जहाँ पे आपके एयर कंडीशनर का डायरेक्ट ठंडा या गर्म फ्लो नहीं आए, ऐसे जगह पे, या डायरेक्टली आपके सीलिंग फैन के नीचे या आपके वॉल माउंटेड फैन के अपोजिट न रखिए। ओके, ये एक्चुअली मेरे लिए भी एक नई इंफॉर्मेशन है। ऑडियंस ने भी कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं आप। तो मेरे एक व्यूअर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जैसे कि मैंने कहा कि वो भी नर्सरी से कई बार प्लांट्स ले लेते, जो भी कोई प्लांट्स उन्हें पसंद आ जाते, एनीथिंग, या तो अच्छे फ्लावर्स हो, अच्छे लीव्स हो, या तो उनकी कोई डेकोरेटिव वैल्यू हो। तो अभी जैसे कि हमने पीस लिली का एग्जांपल लिया, तो अभी मुझे ये पता नहीं था जो अभी इंफॉर्मेशन जस्ट आपने बताई कि लाइक उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं मेंटेन करने के लिए। तो अगर मेरे जैसे लोग, अगर हम नर्सरी में जाते हैं तो हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है बिफोर चूजिंग अ प्लांट फ्रॉम द नर्सरी? क्योंकि जो नर्सरी वाला भी ये सारी बातें वो तो डेफिनेटली नहीं बताएगा। बेसिकली आपको नर्सरी में कोई भी चीज खरीदने से पहले आपके घर में वो जो पौधा है आप कहाँ रखेंगे उसका प्लानिंग करके आप खरीदते हैं। क्योंकि नर्सरी वाला कितना भी आपको गंवार लगता हो तो भी उसको ये तो बेसिक पता होता है कि इसको कितने घंटे धूप लगेगी। ओके। क्योंकि बेसिकली वो नर्सरी वाला बेचारा किसी ग्राउंड पे बैठा रहता है, तो उसको पता होता है वहां पे खुले धूप में वो रखता है। तो कुछ प्लांट्स वो ग्रीन नेट के लिए नीचे रखता है, कुछ प्लांट जो है वो खुले में रखता है। जो प्लांट्स वो साउथ ईस्ट में रखता है ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा धूप आती है नॉर्मली। तो आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको कम से कम 6 से 8 घंटा धूप लगती है। तो आप पहले तो देख लीजिए आपका यहाँ जो कॉर्नर है जहाँ पे आप प्लांट्स रखने वाले हो वहाँ पे धूप कितनी आती है। ओके। तो बेसिकली लाइट क्राइटेरिया आप देख लीजिए। फिर अगर आपके घर में धूप आती ही नहीं है तो ऐसी जगह जहाँ पे ब्राइटेस्ट लाइट मिले वो जगह आपको चुननी है। और ये जो नोशन है लोगों में कि इंडोर प्लांट्स को लाइट लगती नहीं है, ये गलत नोशन। इंडोर प्लांट्स को लाइट लगती है, भले सनलाइट नहीं लगती हो, उसको ब्राइट रिफ्लेक्टेड लाइट लगती है। तो आपको बेसिकली वहां पे जाके उसके लाइट रिक्वायरमेंट पहले पता करने हैं। उसके बाद उसको पूछना है कि भाई साहब आप इसको पानी कितने बार देते हो, कौन से टाइम पे देते हो। और अभी आजकल तो ये अपने को फायदा है कि हमारे पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो जो इमेज मैच करके देखना है कि अगर नर्सरी वाले को खुद को पता नहीं है प्लांट कौन सा है, तो आप वहीं के वहीं उसका फोटो निकाल के आप सर्च बाय इमेज ऑप्शन में जा सकते हो गूगल में, और उस प्लांट के बारे में वहीं पे पढ़ सकते हो अपने मोबाइल। तो अगर आपको वो जो पौधा है ऐसा लगता है कि उसके जो घर में आपके कल्टीवेशन के लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप वो मत खरीदिए। अगर आपको वो आसान लग रहा है तो ही आप खरीद। और दूसरी एक बात होती है कि बहुत से लोग एक शिकायत करते हैं कि हम लोग नर्सरी से प्लांट लेके आए, वहां पे तो काफी सारे फूल थे और फिर घर में आने के बाद फूल आना ही बंद हो गया। तो बेसिकली यहाँ मुंबई में जो नर्सरी में प्लांट्स आते हैं वो मुंबई के बाहर से नर्सरी से आते हैं, तो वहां पे उनको बूस्टर डोज दे के उनको फ्लावरिंग इंड्यूस की जाती है ताकि वो अट्रैक्टिव हो
और लोग उसको खरीदे। और वो जहाँ से आते हैं वहाँ के जो कंडीशंस है वो मुंबई से अलग होते हैं। अभी मैं विथ रेफरेंस तो मुंबई बोल रहा हूँ। तो जब क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल जाते हैं तो अपने आप उनका फ्लावरिंग भी अफेक्ट होता है। राइट। तो आप प्लांट लेते वक्त आप स्टडी करो कि आपके घर के लिए सुटेबल है कि नहीं। तो अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लाइक एक इमेज मैच, लाइक गूगल के ऊपर वो इमेज डाल के उसके पूरे उसके बारे में सब पढ़ लो। पर अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी डिस्कस किया कि जब मैंने कहा कि पीस लिली एज पर द पुणे टाइम्स, वो बताया गया कि पेट फ्रेंडली नहीं है, इट इज एक्चुअली पॉइजनस फॉर देम। तो अगर हम इमेज मैच करके गूगल पे देखते हैं और ऐसी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है मुझे कि लाइक कि फिर मुझे नहीं, बेसिकली हाँ। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है हाँ। कि जो आपके टिपिकल हॉर्टिकल्चरल साइट्स है जहाँ पे प्लांट कल्टीवेशन के बारे में रहता है, उसमें ऐसे वाले सेंटेंसेस वो लोग नहीं डालते जो आपको दिल में शंका पैदा करे। बहुत सारे हैं, जैसे देव्स गार्डन करके एक है, देव्स ऐसे बहुत सारे। हाँ, ओके। तो ऐसे जगह पे आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको डराएंगे नहीं कि आपके प्लांट से ऐसा होगा वैसा होगा। ओके, तो मैं इस मतलब देव्स गार्डन जैसे कि आपने नाम कहा, तो आई एम श्योर कि लाइक ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स के लिए भी बहुत अच्छी होगी। वीडियो जो डिस्क्रिप्शन होगा जो पॉडकास्ट का, मैं डाल दूंगी मैं व्यूअर्स के लिए, सो दैट दे विल बी अवेयर कि ऐसी कोई वेबसाइट है जहां पर वो एक्चुअली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सकती है किसी प्लांट के बारे में। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि लाइक अभी ये तो चलो बात होगी पेट फ्रेंडली प्लांट्स के बारे में। अब मैंने ऐसे भी कुछ प्लांट सुने हैं जो कि अस्थमा हो या एलर्जी हो उनको एग्रीवेट करते हैं। सिमिलर नोट पे आई थिंक कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत हाई मेंटेनेंस लगता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है स्पेशली जो हेल्थ के रिलेटेड है, जैसे कि अस्थमा एंड एलर्जी की हो गई, ऐसे भी कोई प्लांट्स होते हैं जो हमको क्राइटेरिया देखना होगा अगर नर्सरी से कोई प्लांट्स खरीद रहे हैं तो? यस, बेसिकली कैसे है कि कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स रहते हैं या पोलन रहते हैं वो एस्थमा कॉज कर सकते हैं। Okay. तो अगर आपके घर में कोई है एस्थमेटिक पेशेंट है तो वो प्लांट आप नहीं खरीद। तो अभी तक जैसे कि हमने बात की कि कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि एक तो हो गया लाइट, कि मतलब कितनी लाइट है उसके हिसाब से वो प्लांट चूज कर सकते हैं। उनको वाटर कितना देना है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और अगर जानना है उस प्लांट के बारे में और तो इमेज मैच करके देख सकते हैं, जैसे कि एक आपने बताया अबाउट डेव्स गार्डन या एनी अदर हॉर्टिकल्चर साइट। और तीसरा उनका मेंटेनेंस। एंड अगर पांचवी चीज को बात करें तो इट इज एनीथिंग हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस। इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया? बेसिकली कैसे है कि मैंने आपको पहले ही बोला, ये सेल्फ स्टडी है। जैसे जैसे मतलब आप घर में कोई पेट लाते हो या आपके घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है, तो वो जैसे बढ़ते जाते हैं आपको पता चलता जाता है कि उनको क्या चाहिए, सो दैट दे विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। सो प्लांट्स का भी वैसा है, यू हैव टू गिव टाइम टू देम। करेक्ट, मतलब बेसिकली पेशेंस वाली चीज है। तो अभी जैसे कि अभी नर्सरी की ये बात हो गई कि भाई नर्सरी में चलो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया मैंने देखा और मैंने प्लांट्स खरीदने के बारे में सोचा। व्हाट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी ऑफ दोस प्लांट्स? कि अभी जैसे कि अभी आपने कहा फ्लावरिंग के बारे में, तो ठीक है उन्होंने बूस्टर दे दिया, फ्लावर्स बहुत ज्यादा आगे, अभी वो अट्रैक्टिव लग रहे, मेरा खरीदने का मन कर रहा है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसके लीव्स को फील करके या उसके बड्स को फील करके कुछ अगर विजुअली अगर मुझे ऐसी कोई टिप्स अगर आप दे सके कि प्लांट्स की हेल्थ एक्चुअली जानने के लिए, तो कैन यू गिव एनी एडवाइस टू मी ऑन दैट? बेसिकली आप अगर कोई प्लांट खरीदते हैं तो आप ये देखिए कि उसमें खिले हुए फ्लावर जो है वो बहुत कम हो, मतलब हार्डली 5-10% खिले हुए फ्लावर्स उसमें जो लीव्स है, लीव्स जो है सभी लीव्स का कलर जो है ओवरऑल वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, कहीं पे स्पॉट नहीं होने चाहिए, कहीं पत्ते खाए हुए हैं इस तरह का नहीं होना चाहिए। फिर आप ये देख लीजिए कि आप गमले में ले रहे हो कि आप थैली में ले रहे हो। फिर थैली में ले रहे हो तो वो थैली का जो रूट बॉल है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं, फटी हुई थैली है, एक साइड से रूट बाहर आया हुआ है थैली से, ऐसे मत लीजिए। या फिर मैं तो ये बोलता हूँ कि सीमेंट के गमले में अगर कोई प्लांट बिक रहा है तो आप मत लीजिए, क्योंकि सीमेंट के पॉट में प्लांट्स अच्छे तरीके से नहीं बढ़ते। तो कई बार हम जब नर्सरी से जब वो प्लांट्स लाते हैं तो साथ में गमले भी ले ही आते हैं। तो आजकल मैंने देखा है कि काफी डिजाइनर भी आने लगे कलरफुल, लाइक तो प्लास्टिक के नजर आते हैं, कुछ स्टील के नजर आते हैं। तो आपके हिसाब से कौन से गमले सबसे बेस्ट हैं? मिट्टी के गमले आर द बेस्ट, लेकिन आजकल वो इंडस्ट्री खत्म होते जा रही है। तो प्लास्टिक के गमले अगर हमको लेने हैं तो हमको ये देखना है कि अगर हम लोग कोई गमले नॉर्मली तो हम लोग पॉलीथीन बैग में प्लांट खरीदना इज द बेस्ट। आप उसको फिर अपने हिसाब से गमले में लगाएं। रेडीमेड गमले के साथ मैं तो खुद जब नर्सरी में जाता हूँ तो मैं रेडीमेड गमले के साथ नहीं खरीदता,
इसमें दो कारण है, एक तो हेल्थ का कारण है और दूसरा है कॉस्ट का कारण। अगर आप गुलाब का एक पौधा थैली वाला पौधा लेते हो तो आपको 100-150 में मिलेगा। वही गमले में खरीदोगे तो 350-400 तक जाएगा। और फिर नॉर्मली कहीं पे भी आप देखो, आप छोटी चीज लेते हो, मतलब एज में छोटी लेते हो, तो आपके घर में वो एडजस्ट आसानी से करे। एक रेडीमेड अगर आप पॉटेड प्लांट खरीदते हो कि नहीं मुझे आज मूड हो गया है तो मुझे एक रेडीमेड प्लांट चाहिए, तो वो आप लाओगे तो वो आपके घर में एडजस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो खरीदते वक्त आप छोटा प्लांट खरीदो लेकिन हेल्दी प्लांट खरीदो। और आप पीवीसी पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, तो पीवीसी पॉट अगर आप लाते हो तो ये देखिए, ये मैंने आपके सामने रखा है। ये नॉर्मली लोगों की क्या आदत है कि यहाँ एक नीचे एक होल कर दो और फिर वो जो पॉट है वो किसी हार्ड सरफेस पे रख दो और फिर इसको ढेर सारा पानी डालो तो उसके जड़ फिर सड़ के वो झाड़ मर जाए। ओके। तो नॉर्मली कैसे है कि इसमें देखिए, इसमें ये जो 2 होल है, ये 2 होल हवा के लिए है। जो किसी भी आप जगह से खरीदोगे तो इसके डिजाइन में 2 होल रहते हैं, ये हवा के लिए है। बाकी मैंने ये होल डाले हैं। अगर कभी आप हार्ड सरफेस पे रखते हो पॉट और बारिश उसके ऊपर गिर रही है तो नीचे का जो होल है उसमें से पानी नहीं निकल पाता, इसके लिए मैंने साइड में होल कर दिए। तो अगर पानी ज्यादा हो तो साइड से निकल जाते हैं वो होल में से पानी निकल जाता है। और इट इज एडवाइज कि आप अगर गमला रख रहे हो तो वो गमला किसी ब्रिक के ऊपर रखो और 2 ब्रिक के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ दो, तो नीचे से पानी भी निकल जाएगा और एरेशन भी रहेगा। ये बहुत ही अच्छा हैक एक्चुअली आपने बताया है। इससे याद है मेरे घर पे भी जो प्लांट्स है वो मैंने कुछ इसी तरीके से रखे ऑन हार्ड सरफेस, बट नाउ दिस इज वन ऑफ द टू डू लिस्ट की थिंग जो मैं बहुत ही जल्दी अभी इम्प्लीमेंट कर लूंगी। बहुत बेसिक और सिंपल चीज है लेकिन इट अफेक्ट्स योर प्लांट्स। एग्जैक्टली। तो अभी इसी से मेरे एक व्यूअर का भी एक और एक क्वेश्चन आया प्लांटर्स को रिलेटेड ही, कि अभी जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं उन लोगों को अगर छोटे गमले हो तो चल जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बड़े गमले लगते हैं, तो वो कैसे पता चलेंगे कि एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को उसे बड़े साइज का गमला चाहिए या छोटे साइज का गमला चाहिए, ये बात कैसे पता चलेगी? इसमें ऐसा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि आप पॉलीथीन बैग में झाड़ कोई भी पौधा जो है आप लेके आइए और फिर आप देखिए कि उसका जो साइज है वो पॉलीथीन बैग का जो एक्सटर्नल सरफेस रहेगा उससे आप 2 इंच की जगह छोड़ दीजिए। वो जितनी जगह होती है उतने साइज के गमले में आप उसको लगाएं। ओके, या ये फिर भी काफी अच्छी टिप है। फिर उसके बाद मतलब आप ऐसे मत कीजिए कि आप छोटा पौधा लेके आए और बड़े, मतलब आप गूगल में सर्च करोगे तो गुलाब का पौधा वगैरह है या जैसे रात रानी का पौधा है वो बड़े गमले में लगाना चाहिए, ऐसे वहाँ लिखा रहे। लेकिन ये जरूरी है कि वो कौन से स्टेज पे वो गमला लगता है बड़ा। आप छोटा पौधा लेके आओगे और बड़े गमलों में लगाओगे तो क्या होता है, वो मिट्टी बाद में जमने लगती है और उसका कीचड़ बन जाता है, मिट्टी सख्त बन जाती है और उसके रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाते, तो उसके वजह से वो पौधा मर जाता है। आप सोचते हो मैंने तो बड़ा गमला लगाया फिर भी मेरा पौधा मर गया, तो आपको बेसिकली पहले छोटे गमले में लगाना है। फिर उसके बाद वो जो पौधा है उसके रूट से जब वो पूरा मिट्टी भर जाएगा उस गमले के अंदर का, तो आपको 2-3 अलग अलग लक्षण दिखाई देंगे। या तो किसी होल से जड़ें बाहर आना शुरू हो जाएगा या वो पॉट क्रैक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप फिर वही सेम चीज रिपीट कीजिए कि नेक्स्ट जो आप रखोगे उस पॉट से 2-2.5 इंच आगे वाले गमले में शिफ्ट करते हैं। तो ये आपको स्टेप वाइज बढ़ाते जाना है पॉट का साइज। ओके, मतलब एक ही बार में नहीं बनाना, स्टेप वाइज एक्चुअली करना है। हाँ, तो एक गमले में आप नॉर्मली लगाते हो तो कम से कम 1 से 1.5 साल तो उस गमले में वो आराम से जी ही लेते हैं कोई भी प्लांट। एब्सोल्युटली। रिसेंटली मतलब मैंने देखा है कि लोग लाइक वेजिटेबल गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग आजकल ये भी काफी सारा ट्रेंड में है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जो वेजिटेबल गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग में यूज होते हैं, क्या ये प्लांट्स में नर्सरीज में मिल जाते हैं? बेसिकली ये आप अगर नर्सरी से खरीदने जाओगे तो आपको महंगे भी पड़ेंगे और उसको आप लाके आपके घर की कंडीशन में बढ़ाने की कोशिश करोगे तो सक्सेस रेट बहुत कम है। क्योंकि कोई भी प्लांट जो सीड से बनता है ना, वो अपने जर्मिनेशन स्टेज से लेके उसके हार्वेस्टिंग स्टेज तक उस माहौल में एडजस्ट होता जाता है और फिर वो बेस्ट रिजल्ट। तो आपको अगर वेजिटेबल गार्डनिंग करना हो तो फिर आप बेसिकली जो वेजिटेबल आपको ग्रो करना है उसके पूरे ग्रोइंग कंडीशन पता कर लीजिए, उसको कितनी सनलाइट लगती है वो पता कर लीजिए, कितने दिन में उसका सीड जर्मिनेशन होके उसका हार्वेस्टिंग तक जाने में कितने महीने लगते हैं वो पता कर लीजिए, या फिर वो कौन से सीजन में आते हैं, बारिश में आते हैं, ठंड में आते हैं, गर्मी में आते हैं, ये पूरा पता कर लीजिए।
उसके बाद आप कोई अच्छे से नर्सरी शॉप में जाइए, वहां पे आप देख लीजिए कि आप सीड का पैकेट खरीदिए, फिर उस पे उसका जो पैकिंग डेट रहता है वो पैकिंग डेट देख लीजिए, और पैकिंग डेट जो है उससे 1 महीने के अंदर वाले सीड्स का ही पैकेट आप खरीद, उससे ज्यादा नहीं। ओके। तो अभी जैसे कि आपने कहा कि किसी अच्छे नर्सरी शॉप से लेनी है, तो इन केस मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो रोड साइड नर्सरी शॉप से वहां से एक्चुअली लेना लाइक नहीं प्रेफरेबल नहीं, नहीं है। ओके। तो मतलब कोई अच्छी नर्सरी शॉप से ही खरीदना बेटर है ऐसे। अभी आजकल जैसे कि काफी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी मैंने देखे जो कि अच्छे हैं, जैसे उगाऊ हो गया या नर्सरी लाइव हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब वहां से प्लांट्स खरीदना कितना फीजिबल है, वो कितने अच्छे क्वालिटी के होते हैं? एनी आइडिया अबाउट इट? प्लांट्स की क्वालिटी तो ये आपका थोड़ा सा लॉटरी टाइप ही होता है। इसमें आप ऑनलाइन प्लांट खरीदते हो तो अगर जो बिगिनर्स है उनके लिए तो मैं बोलता हूँ आप ऑनलाइन मत खरीदो। आपको एक 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ जाए प्लांट्स को ग्रो करने का, उसके बाद आप ऑनलाइन प्लांट मंगवाइए। कि मैंने भी अभी एक 2-3 साल पहले ही ऑनलाइन प्लांट मंगवाना शुरू किया है, पहले मैंने कभी रिस्क लिया नहीं था। अच्छा। क्योंकि प्लांट्स और पेट्स ये ऐसी चीज है ना कि आपको एक्चुअल फील करके वो चीज आपको लानी है। एब्सोल्युटली। तो अभी ये जो आपने जो ये प्लांट्स आपने जो बताया जो आपके बैकग्राउंड में है, एक्चुअली ये आपने ऑनलाइन खरीदे हैं, राइट? हाँ जी। ये कौन से वेबसाइट से खरीदे हैं आपने? फेसबुक पे एक कम्युनिटी है ऑनलाइन मार्केटिंग की प्लांट्स के, तो उसमें अलग अलग लोग जो है वो अपने अपने पोस्ट डालते रहते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम साउथ इंडिया। ओके। सो अभी ये जो आपने भी वेबसाइट बताई, तो इस वेबसाइट से लाइक मेरे जैसे लोग भी खरीद सकते हैं, और इसमें इज इट से लाइक कोई भी ओनली? खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है, लेकिन मेरा एक तरीका है कि जो भी ये पोस्ट डालता है तो वो मैं मैसेंजर में उसके साथ में बहुत ज्यादा डील नहीं करता। मैं उससे उसका व्हाट्सएप नंबर मांग लेता हूँ, और फिर उसके बाद जो भी शेयर करना है वो मैं शेयर करता हूँ। और नॉर्मली आई डोंट पे बाय गूगल पे, ट्रांसफर द अमाउंट बाय एनईएफटी। सो यू सी दैट द ट्रांजेक्शन इज सेफ। एंड आप जब उसको अपनी रिक्वायरमेंट देते हो पहले, तो आप उससे ये पता करने की कोशिश करो कि वो प्लांट जो है उसको कितना पानी लगता है, कितना खाद लगता है, फिर उसकी नर्सरी से अपने घर में आने तक कितना टाइम जाएगा। मतलब आप बिफोर ट्रांसफरिंग द मनी आप मैक्सिमम उससे इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। आपको अगर वो सेटिस्फैक्टरी लगी उसके बाद ओनली यू ट्रांसफर द मनी। सुपर। तो अभी मैं चलती हूँ फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो एक ऑडियंस से आया है, एंड आई थिंक ये जो ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे जैसे भी काफी लोग सोचते हैं। सो लाइक वी आर लाइक बिजी प्रोफेशनल्स, बहुत ज्यादा, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, बहुत ही कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है, पर कहीं जाके हमें भी इंटरेस्ट है उतना घर में लिविंग प्लांट्स रखने का। पर डर लगता है लोगों को ये सोच के कि लिविंग प्लांट्स अगर हुए तो उसकी मेंटेनेंस कई गुना ज्यादा होती है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब जैसे ऐसे कोई प्लांट्स जो कि मतलब लो मेंटेनेंस के होंगे, जहां पर हाई मेंटेनेंस नहीं होगा, जो बिगनर लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छे होंगे, ऐसे कोई प्लांट्स आप सजेस्ट कर सकते हैं? उसकी थोड़ी बहुत डेकोरेटिव या तो एस्थेटिक वैल्यू भी हो, एज अ होम डेकोर आइटम, एंड सेफ भी हो। बेसिकली लो मेंटेनेंस एंड हाई मेंटेनेंस ये थोड़ा सा मिथ है एक्चुअली। क्योंकि आप अगर कोई लिविंग चीज रखते हो घर में, तो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ इट। तो आपको कुछ टाइम 10 मिनट 20 मिनट उसको पर डे देना ही है। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो 2 या 3 दिन में नॉर्मली प्लांट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपके धूप के प्लांट्स है तो आप थोड़ा सा इंडोर रख दो, थोड़ी धूप कम लगे तो 2-3 दिन उसको कुछ नहीं होता है। प्लांट्स जो है वो वाटर स्ट्रेस से ज्यादा नहीं मरते, ओवर वाटरिंग से ज्यादा मरते। एग्जैक्टली। एंड इनफैक्ट ये मेरे ऑडियंस का एक सेकंड क्वेश्चन भी था कि लाइक दे रियली लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, और कई बार वो एक एक दो दो हफ्ते के लिए घर से बाहर होते हैं। तो ऐसे वक्त में प्लांट्स की केयर कैसे ले? लाइक उन्हें कहीं ज्यादा पानी देकर रखे या कहीं इंडोर्स रखे? कोई ऐसी छोटी सी स्मॉल टेक्निक या हैक है जो वो लोग यूज कर सकते हैं? बेसिकली इसमें आप 2 ही चीज कर सकते हो। अगर आपके प्लांट्स कम है तो आपके किसी नेबर या फ्रेंड्स के पास उसको रख दो, या फिर आप किसी को घर में एक्सेस दे दो प्लांट्स को वाटरिंग करने। ओके। अभी मैंने ऐसी भी कुछ एक ऑनलाइन चीजें देखी थी कि लाइक ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स मिल जाते हैं। मैंने खुद अपने घर में भी वो ट्राई किया था, लाइक ट्यूब में बॉटल को इंसर्ट करके रख दीजिए, एंड पानी वहां पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वो गिरता रहेगा। डू यू थिंक दिस टेक्निक वर्क्स? नो, आई डोंट थिंक सो। अच्छा। क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे तो आप एक बार वो एक्चुअल वो चीज रख के देखो कि वो जो पानी है उस बॉटल का कितने टाइम में खत्म होता है, उसका आप पहले डेमो करके देखो। ओके। मतलब प्लांट्स को दुख में फेंकने से पहले आप एक बार डेमो करके देखो कि ये पानी कितने टाइम में रिलीज होता है। राइट।
राइट। ऐसे सब शॉर्टकट्स में आई डोंट बिलीव। तो अभी काफी सारे लोग हैं ना, इनफैक्ट थोड़ा सा मतलब इन्वेस्टमेंट करके घर में ऐसे कुछ पानी के सिस्टम्स भी लगाते हैं। डू यू थिंक लाइक ऐसा कुछ करना भी लाइक इज अ गुड आइडिया? ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आजकल कस्टमाइज्ड इरिगेशन सिस्टम्स है, तो आप ये कर सकते हो कि इसके लिए एक इरिगेशन सिस्टम आप बना के ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम रख सकते हो। जैसे अभी लोगों के घर में रिमोट ऑपरेटेड बहुत सारी चीजें रहती है। मतलब इफ यू आर इन ऑफिस और आपको घर में कोई चीज चलानी है तो ऑफिस से भी शुरू कर सकते हो। तो इरिगेशन सिस्टम आप सेट कर सकते हो। ऑटोमेटेड सिस्टम्स वाले बहुत सारी कंपनीज मार्केट में हैं। तो आपने एक सही इरिगेशन सिस्टम आपके पॉट्स के लिए सेट किया, तो आप सिर्फ उसमें आपको टाइम साइकिल सेट करना है कि कितने टाइम में कितना पानी रिलीज होना है। और इसे अराउंड कितना कॉस्टिंग लग जाता है इसका, एनी आइडिया? इसका आप कोई प्रोफेशनल इरिगेशन एजेंसी आपको बता सकती है, क्योंकि इसके लिए एक परमानेंट वाटर सोर्स मतलब उसके लिए जरूरी है कि आप अगर 4 दिन के लिए जा रहे हो तो 4 दिन के लिए आपके प्लांट्स को कितना वाटर लगेगा। फिर वो वाटर रखने के लिए कोई आपको एक टंकी लेनी पड़ेगी, वो टंकी में पानी आपको जमा करके जाना पड़ेगा। ओके। तो वो टंकी से वो सक करके पानी पूरा देता रहेगा स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक क्वांटिटी। तो मैंने लाइक ऐसे भी कुछ प्लांट्स ऐसे देखे जो आजकल एक्चुअली सिर्फ पानी में भी ग्रो होते हैं, जैसे कि लकी बैम्बू शूट ट्री हो गया एंड ऑल दैट। तो ऐसे कोई और प्लांट्स आप सजेस्ट कर सकते हैं जिसको सिर्फ पानी की जरूरत हो और इजी हो, लो मेंटेनेंस हो? पिस्टिया करके इसको वाटर रोज बोलते हैं। ओके। तो ये पानी पे फ्लोट होता है, लेकिन इसमें एक चीज रहती है कि अगर आप कोई भी प्लांट पानी में रखते हो तो मॉस्किटोज का ब्रीडिंग का चांसेस रहता है। तो आपको फिर उसमें 2 या 3 दिन में आपको पानी उसका चेंज करना पड़ेगा और फिर कुछ थोड़े न्यूट्रिएंट्स उसमें डालने पड़ेंगे। पानी में रहते हैं, मतलब कोई भी प्लांट सिर्फ पानी में नहीं रह पाता, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो या तो ऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर आप छोटी मात्रा में डाल सकते हो उसमें, ताकि वो हरा भरा रहे। ओके। तो अभी जैसे कि बात अभी हमारी मॉस्किटोज के ऊपर आई है, तो एक इंटरेस्टिंग केस मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि मेरी खुद की फैमिली में हुआ था। मेरी जो नीस थी, शी सफर्ड फ्रॉम डेंगू। और जब ऐसा हुआ तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आपके घर में जितने भी इंडोर प्लांट्स है इन सबको उठाकर फेंक दो। तो ये मुझे काफी क्यूरियस केस लगा, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर मतलब प्लांट्स अगर घर में है तो उनकी वजह से मॉस्किटोज इन सबका इतना इश्यू नहीं होता है। बट डू यू थिंक अदरवाइज लगे ऐसी कोई चीज होती है अगर हमें कोई केयर लेनी हो, क्या इंडोर प्लांट से अगर उन्हें सही से मेंटेन नहीं किया गया, डू यू थिंक कि मॉस्किटोज इन सारी चीजों की इश्यूज हो सकते हैं? मॉस्किटोज बेसिकली होते हैं कहीं पे भी स्टैग्नेटेड वाटर अगर आपका 3-4 दिन से ज्यादा हो तो मॉस्किटोज उसमें एग्स डालते हैं और फिर लार्वे क्रिएट होते हैं, फिर मॉस्किटोज बनते हैं। नॉर्मली किसी भी प्लांट के ऊपर अगर मॉस्किटोज बैठते हैं तो वो मेल मॉस्किटोज बैठते हैं, वो प्लांट सेप लेते हैं, और जो अपना खून चूसते हैं ऑल आर फीमेल मॉस्किटो। तो प्लांट्स के ये आप सच बोल रहे हो ना? ये आप सच बोल रहे हो ना कि किसी और चीज के गुडनेस तो नहीं निकाल रहे? That may be a फीमेल मॉस्किटोज। तो बेसिकली स्टैग्नेटेड वाटर अगर आपका हो तो ही प्रॉब्लम होता है, या फिर आपके प्लांट जो है बहुत ज्यादा क्लोज रखे हुए हो, उसमें आप जो बोलते हो स्पाइडर के वेब बनने तक वो प्लांट्स इल मेंटेन्ड हो, तो फिर वो जो स्पाइडर के वेब जो रहते हैं वो वेब के ऊपर फीमेल मॉस्किटोज भी बैठते। तो आपके प्लांट अगर वेल मेंटेन्ड हो, क्लीन हो, आप उसको रेगुलर स्प्रेइंग ऑफ वाटर करते हो, कहीं पे स्टैग्नेशन नहीं होता हो। इसके अलावा घर में भी आपका ऐसा हो कि घर में बहुत सामान किसी कोने में पड़ा हुआ है अनअटेंडेड, तो उसमें भी जाके कपड़े भी आपके बहुत सारे स्टैक करके रखे हुए हो तो उसमें भी मॉस्किटोज जाके बैठते हैं। तो आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि मॉस्किटोज कहाँ शेल्टर ले। राइट। तो इसका मतलब जो डॉक्टर ने कहा था वो एक्चुअली सही था। हाँ, मतलब प्लांट थ्रो करना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको पानी उसके अंदर स्टैग्नेट होने नहीं देना है और प्लांट्स को वेल मेंटेन और सेपरेटेड रखना है, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा जमा करके नहीं। अच्छा, तो मतलब ये जो अभी चीज आपने बताई कि लाइक बहुत ज्यादा क्लोज करके या जमा करके नहीं रखनी है, तो ये मतलब जो घर के जो बाकी के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मेरे बालकनी में प्लांट्स है, क्या उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है? नहीं, मैं ये स्पेसिफिकली जहाँ पे सनलाइट कम आती है ना, ऐसी जगहों की बात कर रहा हूँ। ओके। जहाँ पे आपकी अच्छी खासी सनलाइट आती है वहाँ पे प्लांट्स थोड़े से क्लोज हो तो वो एक दूसरे को फायदा ही होता है, क्योंकि एक माइक्रो एनवायरनमेंट या माइक्रो क्लाइमेट जो बोलते हैं, अगर आपके 4-6 गमले एक साथ रखे हुए हो तो उसमें जो एक मॉइस्चर कंडीशन और जो टेम्परेचर
टेम्परेचर कंडीशन बनता है वो प्लांट को बेनिफिशियली रहता है। मतलब अभी आपने टेम्परेचर थोड़ा कूल रहता है तो प्लांट्स अच्छे बढ़ते हैं। खास करके आप पुणे में हो तो पुणे में बेसिकली एयर जो है वो थोड़ी सी ड्राई है एज कम्पेयर टू मुंबई। सो वहाँ पे आपके पॉटेड प्लांट्स आपके बालकनी में हो वो एक दूसरे के पास एक ग्रुप में हो तो दे विल बी मोर हेल्दी। एब्सोल्युटली। तो अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले वाटर बेस्ड प्लांट्स के बारे में बात की, मतलब इंस्टेड ऑफ सॉइल जिन्हें पानी लगता है ग्रो होने के लिए, तो अभी ये जो प्लांट है इसका मैंने नाम खुद ने पहली बार सुना है। तो ये प्लांट लाइक रेगुलर नर्सरी में मिल जाते हैं या किसी लाइक अलग से नर्सरी शॉप या तो ऑनलाइन लेना पड़ता है? आप बेसिकली ये आपको बड़े नर्सरीज में मिल जाएंगे या फिर एक्वेरियम शॉप्स में मिल जाएंगे। ओके, एक्वेरियम शॉप्स में मिल जाएंगे। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी अबाउट सक्यूलेंट्स एंड प्रोपोगेटिंग। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि लाइक आजकल काफी लोग उसमें जा रहे हैं सक्यूलेंट्स एंड प्रोपोगेटिंग में। तो ये जो चीज है इस चीज को भी इस पर्टिकुलर राइट टेक्निक और मेथड को फॉलो करने के लिए कोई कोर्स वगैरह लेना पड़ता है ऐसे? सक्यूलेंट्स में आपको जाना है तो सक्यूलेंट्स में जाने से पहले आपके जो रेगुलर प्लांट्स है जैसे आपका गुलाब है, मोगरा है, तुलसी है, ये जब आप सक्सेसफुली ग्रो कर पाओगे देन यू गो टू सक्यूलेंट्स। क्योंकि हर सप्लीमेंट की अपनी एक खुद की एक स्टाइल होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है, लाइट रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें थोड़ा सा भी अल्टरेशन हो जाए तो वो प्लांट सड़ के मर जाए। तो आप जब आपके नॉर्मल प्लांट्स में आपका वाटरिंग और लाइट कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि सक्यूलेंट्स को पानी कम लगता है, तो स्टार्ट विद नॉर्मल प्लांट्स एंड देन गो टू सक्यूलेंट्स। और सक्यूलेंट्स के लिए अपने नॉर्मल प्लांट्स जैसा सॉइल मिक्सचर नहीं लगता है। सक्यूलेंट्स को जो सॉइल मिक्सचर लगता है उसमें ड्रेनेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राइट। तो इससे अभी याद आया कि लाइक एक इसी चीज के ऊपर बेस्ड एक और एक क्वेश्चन आया है व्यूअर से अबाउट यूजिंग सीड्स और प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ माइंडफुल गिफ्टिंग। अभी ये जैसे कि मैंने कहा कि लाइक पीपल आर एक्चुअली अवेकनिंग टू इट दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है इसे किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो गिफ्टिंग अ सीड और अ प्लांट इज अ पार्ट ऑफ माइंडफुल गिफ्टिंग कि अगर कोई अच्छी क्वालिटी का सीड या तो प्लांट देना है तो क्या उसे रेगुलर नर्सरी से खरीदना ज्यादा बेटर है या ऑनलाइन खरीदना बेटर है, कीपिंग इन माइंड द बेस्ट? मेरे हिसाब से खुद आप जाके खरीदिए नर्सरी से सीड या प्लांट जो भी है। आप लेते वक्त ये कोशिश कीजिए कि जो प्लांट है उसका जो वाटर रिक्वायरमेंट रेट है वो बहुत कम है, और सीड जो है वो सीड का जो जैसे हम लोग दवाइयों का देखते हैं पैक्टॉन वगैरह रहता है, सीड्स का नॉर्मली 1 मंथ के अंदर अगर आप इसको गिफ्ट कर रहे हो तो वो सामने वाला जो भी बंदा है वो अगर 1 महीने के अंदर लगा पा रहा है तो ही सीड गिफ्ट करने का कोई मजा है। तो आपको उसका प्रॉपर पैकिंग करके भेजना है। अगर आपको अपने ही शहर में देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको किसी दूसरे शहर में अगर भेजना है तो वो प्लांट जो है वो सेफली कैसे जाए और उसके मॉइस्चर कंडीशंस कैसे प्रॉपरली मेंटेन हो अंदर, और फिर आप उस बॉक्स के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो कुरियर कंपनी के लिए, या अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हो तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लगाने होते हैं। आप जब ऑनलाइन प्लांट्स मंगाओगे कहीं से तो आपको खुद पता चलेगा कि वो लोग कितना केयर कर। अगर कोई प्रोफेशनल नर्सरी होगी तो वो जिस तरीके से प्लांट आपको ऑनलाइन भेजते हैं, आपको एक बार आप ऐसा एक अच्छा ऑनलाइन प्लांट मंगा के देख लो, आपको उसको गिफ्ट किसी को कैसे करना है आप खुद सेल्फ लर्निंग से सीख जाओगे। ओके, तो ऐसे कोई सीड्स या प्लांट कोई अच्छे वाले आप सजेस्ट कर सकते हैं लाइक गिफ्टिंग के लिए? ऐसे सीड्स तो आप जो सीजनल के सीड्स जो होते हैं वो आप गिफ्ट कर सकते हो, जो अलग अलग सीजन्स में जो सीजनल फ्लावर्स आते हैं जैसे मेरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, इस टाइप के आप भेज सकते हो किसी को। या प्लांट्स जैसे जेड वगैरह हो, सक्यूलेंट्स हो, ऑर्किड्स हो, आप दे सकते हो गिफ्ट में पैक करके। बाय द वे अभी जेड प्लांट से यही चीज याद आई कि मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था पुणे टाइम से यही एक आर्टिकल आया था अलॉन्ग विद पीस लिली, जेड प्लांट का भी नाम था कि वो भी पॉइजनस है पेट्स के लिए। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? जेड प्लांट बेसिकली इतना छोटा सा प्लांट रहता है, वो आपके घर में ऐसे किसी कोने में रख दिए जहाँ कोई जा नहीं पाए। बस ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए, और जेड प्लांट को तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार पानी दो तो भी काफी होता है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी जैसे समर्स आए हैं तो प्लांट्स को अभी पानी देने का भी ज्यादा टाइम आ गया है, तो इसके अलावा कोई और आप केयर बता सकते हो जो समर्स में प्लांट के लिए जरूरी होता है? समर्स में आप जो आपके जो प्लांट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा शॉक लगता है, मतलब सनस्ट्रोक लगता है जैसे हम लोग को लगता है, तो आप उसको अगर बहुत ज्यादा आउटडोर है तो उसको कम घंटे सनलाइट लगे ऐसे जगह पे लेके आइए, या जो सेमी इंडोर है उनको पूरा इंडोर कर लीजिए। या फिर जो पानी देना है आपको, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहे हैं तो 1 बार की जगह पे 2 बार पानी आपको दे। और नॉर्मली
ये जो टिपिकल टाइमिंग है 9:30 to 3:30, इसमें आपको प्लांट्स को वाटरिंग नहीं करना। अच्छा, तो 9:30 और 3:30 के बीच में प्लांट्स को पानी नहीं देना है। यस, ओके, ऐसा फिर उसको, क्योंकि नॉर्मली अगर आपको अचानक कोई राजस्थान के रेगिस्तान से उठा के डायरेक्ट आपको एकदम कश्मीर लेके जाए, तो आपको तो 1 मिनट में अगर लेके जाए तो आपको उसका एक शॉक लगेगा। ऐसे प्लांट्स को अगर गर्मी है उस टाइम पे आप वाटरिंग करोगे तो उसको एक शॉक लगता है और उस शॉक से प्लांट्स मर सकते हैं। ओके, ये वाली इंफॉर्मेशन भी काफी वैल्यूबल है, क्योंकि मैं जनरली प्लांट्स को जब पानी डालती हूँ तो अराउंड 9:30-10 o'clock को ही डालती हूँ। मतलब प्लांट्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पानी नहीं देना है, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से पानी। एब्सोल्युटली। अब इससे अभी एक ऑडियंस का एक क्वेश्चन आया है अबाउट वर्टिकल गार्डन। लाइक काफी सारे लोगों को इनफैक्ट मैंने देखा है कि उन्हें इंटरेस्ट है अपने घर में वर्टिकल गार्डन कर लगाने का। मुझे खुद को भी काफी इंटरेस्ट है, मे बी इन फ्यूचर, लेट्स सी। सो व्हाट डू यू थिंक कि आप मतलब ऐसे कोई सजेशंस देते हैं, ऐसे कोई कंसल्टेंसी करते हैं विद रिगार्ड्स टू वर्टिकल गार्डन्स एट होम? वर्टिकल गार्डन अगर आपको करना है तो वर्टिकल गार्डन का केयर बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा आउट ऑफ टाउन जाते हैं घर बंद रख के वगैरह, तो उनके लिए आई डोंट एडवाइज वर्टिकल गार्डन। ओके। और क्योंकि वर्टिकल गार्डन को आपको डेली केयर रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो पॉटिंग मीडियम रहता है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज में रहता है। तो टाइम टू टाइम उसको सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ वाटर जो भी है वो एक प्री प्लान्ड क्वांटिटी में देना पड़ता है। तो अगर आपको करना है तो आपका एक डेडिकेटेड बंदा, मतलब या तो फैमिली मेंबर या और कोई होना चाहिए कि जो उसको रोज कम से कम एक आधा घंटा टाइम दे वर्टिकल गार्डन। तो इसका मतलब वर्टिकल गार्डन अपने घर में रखना एक हाथी के पालने के बराबर हो सकता है फिर तो। यस, मतलब अगर इफेक्ट के लिए रखना ही है तो मतलब 2 फीट से ज्यादा बड़ा मत रखिए, 3x3 फीट से। उससे बड़ा रखना है तो आपको ज्यादा डेडिकेटेड केयर लेना पड़ेगा। और ऐसे वर्टिकल गार्डन बनाने के लिए क्या ये मैं खुद से कर सकती हूँ या किसी और को ही लाइक कंसल्ट करके उनसे ही करवाना पड़ेगा? अगर आपको प्लांट ग्रोइंग का एक 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ गया हो तो आप जो उसके इंग्रेडिएंट होते हैं, जो पॉटिंग मिक्सचर, नॉर्मली वर्टिकल गार्डन में सॉइल बहुत कम यूज होता है, उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे एरेशन देना या तो फिर रूट्स को एंकरेज देना या फिर उसको न्यूट्रिएंट्स देना। ऐसे अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज करके पॉटिंग मिक्सचर बनता है वर्टिकल गार्डन। तो आपको एक बार आप सक्यूलेंट्स वगैरह टाइप के प्लांट्स आप ग्रो करने लगोगे जहाँ पे मेकिंग ऑफ पॉटिंग मीडियम इटसेल्फ इज अ स्किल। तो वो स्किल आपको पॉटिंग मीडियम का आ गया, फिर आप वर्टिकल गार्डन खुद कर सकते हो, या फिर आपको किसी के थ्रू बना के लेना पड़ेगा और फिर वो लेते टाइम आपको एक्स्ट्रा पॉटिंग मीडियम भी लेके रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में आपको अगर लगे कि प्लांट्स को पॉटिंग मीडियम थोड़ा सा बह गया है तो आपको थोड़ा सा टॉप अप करना है उसको, तो वो होना चाहिए। तो अभी जैसे कि लाइक मैंने अपने बिगनिंग ऑफ द पॉडकास्ट में कहा था कि ऑडियंस से काफी क्वेश्चंस आए हैं, दे आर लाइक ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चन। बस इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे निहायत ही इंटरेस्टिंग लगा, एंड इनफैक्ट इसी चीज के ऊपर मैंने अपने एक यूट्यूब वीडियो में भी बात की थी। And the question is, what about the Vastu and the Feng Shui placements of the plant, and how do they impact your health? कहो या तो एक तरीके से जो prosperity, success की हम जो बात करते हैं उनके ऊपर उनका क्या इफेक्ट होता है। पर ये चीज ऐसी है जो हम आज के पॉडकास्ट में बात नहीं करेंगे, इसका हम कंटिन्यूएशन करेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जहां पे मैं कंटिन्यू करूंगी बात करने के लिए नीलकंठ से। सो मीनवाइल नीलकंठ, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम टुडे। बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपसे बात करने के लिए, मुझे पर्सनली बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है। स्पेंड सो मच टाइम विद मी फॉर माय व्यूअर्स, सो थैंक यू अगेन नीलकंठ। थैंक यू एंड सी यू सून फॉर दिस नेक्स्ट पॉडकास्ट। Yes, definitely. Take care. Take care. I am so excited and thrilled about this podcast. In fact, नीलकंठ से इतना कुछ सीखने को मिला जो कि रेगुलरली हमें ये इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। आई एम श्योर कि आप सबका भी ये सेम थॉट प्रोसेस है। ये पॉडकास्ट मैं कंटिन्यू करूंगी इन पार्ट 2, सो स्टे ट्यून्ड।